सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ, और इनके बहुत सारे अच्छे कारनामे भी हैं, बहुत सारे अजीब काम भी किए हैं। नवाज शरीफ साहब जब भी अपोजिशन में होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, और जब उनका हुकूमत में आने का मूड होता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आते हैं। चाहे 97 है, चाहे उससे पहले वाली हुकूमत है, चाहे 2013 है, तब भी मियां साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ काफी साजबाज की थी। और उसके बाद इस तरह मियां साहब को निकाला गया, वो भी एक तरह की ज्यादती थी। फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो मियां साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दोबारा खेल खेला, अपने भाई को वजीर आजम बनवाया, इमरान खान को जेल में डलवाया, डील करके पाकिस्तान वापस आए और फिर अपनी बेटी को वजीर आला और अपने भाई को वजीर आजम बनवा दिया। हालांकि इलेक्शन में मियां साहब हार चुके थे। मियां साहब की बड़ी अच्छी और तगड़ी सियासत थी पाकिस्तान में, और ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई, अभी भी मियां साहब की सियासत बाकी है, लेकिन बहुत बुरी तरह तबाह हुई है। 2024 के इलेक्शन में मियां साहब की पार्टी सीटें नहीं जीत पाई और बहुत बुरी तरह उन्हें शिकस्त हुई थी, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की छाप उनके ऊपर लग गई थी। और आज भी ये सूरत हाल है कि मियां साहब अगर इलेक्शन लड़े, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो तमाम वो लोग जो इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन रखते हैं, या वो लोग जो न्यूट्रल ओपिनियन देते हैं, या वो लोग जो चले पीएमएलएन के हमायती भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि अगर आज भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो मियां साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आसिफ अली जरदारी और मियां साहब मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। क्या मियां साहब की सियासत का रिवाइवल हो सकता है? ये तो वक्त बताएगा, और मियां साहब की जो सियासी पॉलिसी है वो बताएगी। लेकिन जो पॉलिसी मियां साहब इस वक्त चल रहे हैं ना, इस पॉलिसी के साथ रिवाइवल मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तानियों के गिले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जर्नैलों ने जिस तरह सियासत की है उससे पाकिस्तानी खाइफ हैं बहुत ज्यादा, और पाकिस्तानियों को यह लगता है कि ज्यादातर मसाइल इन्हीं की वजह से। देखिए, फौज के बारे में अवाम की राय थोड़ी मुख्तलिफ है। फौज के लिए बहुत मार्जिन है आज भी अवाम के अंदर। अवाम ये समझती है कि ये बॉर्डर पे भी लड़ते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई भी लड़ते हैं, और एक आम फौजी जो है वो इन चीजों के लिए उतना जिम्मेदार नहीं है, अवाम ये समझती है। लेकिन जो पॉलिसी साज हैं वो पूरी फौज को सियासत के अंदर घसीटते हैं, और फिर उनके कहने पे ही फौज गोली भी चला देती है, अपने लोगों पे भी चला देती है। अब जो गोली चलाता है वो तो एक बेचारा आम सोल्जर है ना, लेकिन वो हुक्म को पूरा कर रहा होता है, हुक्म को मान रहा होता है। तो ये जो पॉलिसियां बनाने वाले हैं, इनकी वजह से इदारे और अवाम के बीच में खलीज तो पैदा हुई है। अब जो पार्टी अपने आप को इदारे के साथ लिंक करती है या उसके साथ जोड़ती है, उसके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, वो अवाम में गैर मकबूल हो जाती है। यही काम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है। जब तक मियां साहब अपनी पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि मियां साहब का जो सियासी रिवाइवल है वो हो पाएगा। अब आजाद कश्मीर में क्योंकि मियां साहब को अकेले भागने का मौका मिला, मियां साहब अकेले भागे हैं उस इलेक्शन की दौड़ में, तो मियां साहब पहले नंबर पे आए। क्योंकि पीपल्स पार्टी तो हो या ना हो वो एक ही बराबर है, तो तय था इलेक्शन। मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ मियां साहब को हुकूमत बनाकर दी जाएगी, और गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने आपको पहले बता दिया था कि वहां पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर दी जाएगी। तो ये फॉर्मूले पहले से तय थे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया था तो मैदान बिल्कुल खुला था। तो अकेले भाग के मियां साहब जो है वो पहले नंबर पे आए, अपनी हुकूमत बना रहे थे। मियां साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। ये वैसे तो बड़ी हौसले वाली बात है कि हार जीत होती रहती है इलेक्शन में। मियां साहब भी इलेक्शन हारे हैं, यास्मीन राशिद से भी हारे हैं, और जो इलेक्शन हुआ वहां हजारा में मियां साहब का, वहां पे भी मियां साहब इलेक्शन हारे हैं, मानसेरा में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर आप हार जाएं तो बड़े दिल से हार को तस्लीम भी करना चाहिए। मियां साहब इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उन्होंने हार तस्लीम नहीं की, उन्होंने दिल बड़ा नहीं किया, बल्कि यास्मीन राशिद साहबा को लगातार जेल में रखा गया है, जिनकी सीट पे मियां नवाज शरीफ साहब ने कब्जा किया लाहौर में। और ये जो मियां साहब ने कब्जा किया, इसकी वजह से मियां साहब काफी मजबूर भी हैं, क्योंकि ये सीट बड़ी कमजोर है। जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, मियां साहब को दीवार के साथ लगा देगी और इतना गंदा कर देगी कि मियां साहब बाद में सफाइयां ही देते रहेंगे। या मियां साहब को दिल बड़ा करते हुए, हौसला पैदा करते हुए हार मान लेनी चाहिए थी, और मियां साहब को यह कहना चाहिए था कि मैं यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गया हूं, लिहाजा मैं बड़े दिल से इस हार को तस्लीम करता हूं। इसको कहते हैं हौसला। लेकिन मियां साहब इलेक्शन तो हार गए, हौसले के मैदान में भी हार गए। मियां साहब को हौसला रखना चाहिए था इतने बड़े लीडर का, जो 3 मरतबा पाकिस्तान जैसे मुल्क का जो एटमी कुव्वत है उसका वजीर आजम रहा हो, और वो इतनी जल्दी हौसला हार जाए कि एक खातून से वो इलेक्शन हारा और उससे हार ही नहीं मानी गई, बल्कि वो डट के खड़ा हो गया, नहीं जी नहीं, मैं वो इलेक्शन ले लिया, उन्होंने चोरी कर लिया, आधी रात को आरओई तब्दील कर दिया, और करके जैसे भी किया। तो मियां साहब कहते हैं इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। हौसला तो आप तब हार गए जब आपने हौसला ही नहीं किया अपनी हार तस्लीम करने का। एक और बात मियां साहब ने कही कि मेरे 3-4 साल में डॉलर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। ये बयान जो है मैंने चेक किया, सारा डाटा निकाला 2013 से लेके 2017 तक का, तो उस डाटा के मुताबिक रुपए की कदर कम हुई थी।
मियां साहब कह रहे हैं कि डॉलर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। जब मियां साहब की हुकूमत आई तो 98 का था। जब मियां साहब की हुकूमत खत्म हुई, यानी मियां साहब को वजारत उज़्मा से हटाया गया, बाद में भी मियां साहब की अपनी हुकूमत थी, शाहिद खान अब्बासी को लगाया गया था, इसहाक डार ही वजीर खजाना थे, लगभग 110 के आसपास, 98 से इनको मिला था। इमरान खान को जब हुकूमत मिली थी तो 129 रुपए का था, यानी मियां साहब को जब हुकूमत मिली थी तो डॉलर था 98 का, इमरान खान साहब को जब हुकूमत मिली थी तो डॉलर था 129 रुपए का। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को 178 की मिली और आज 278 रुपए का डॉलर है, और ये 300 से ऊपर भी जा चुका है। बीच में इतना ज्यादा जंप लगा था, लेकिन आज 278 रुपए का ये बहुत महंगा है। और ये इसहाक डार साहब की पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान यहां पे पहुंचा, ये बात सारे मानते हैं। आप जब भी कभी पाकिस्तान का पूरा ऑडिट कर लें आप इकोनॉमी का, तो आपको पता चलेगा कि इसहाक डार साहब के फैसलों ने कितना नुकसान पहुंचाया। और मियां साहब के लगाए हुए जो आईपीपीज थे, जो मियां साहब ने अपने दौरे हुकूमत में लगाए, उन आईपीपीज ने जो बिजली के मंसूबे लगाए गए, जिनमें यह मुआहदा किया गया कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको बिल अदा करेंगे। ये जो मुआहदा किया गया, जिन लोगों के साथ किया गया, जिसमें बड़े बड़े कमीशन थे, इन मुआहदों ने पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ के रख। आज मियां साहब कहते हैं जी हम कमाल काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब दिन ब दिन हालात बेहतर कर रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि मईशत भी नीचे जा रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। डॉलर देखें आपके सामने, पेट्रोल की कीमतें पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा हमने बढ़ा दी हैं, बदमनी भी पाकिस्तान में बढ़ रही है। जब सारे हालात लगातार खराब हो रहे हैं तो मियां साहब कह रहे हैं कि उनका भाई बहुत अच्छे काम कर। और जब इमरान खान ने पूरी दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था कोरोना वायरस के खिलाफ, मियां साहब कहते हैं वो दौर बहुत बुरा था। देखें, किसी की अच्छी चीज को तस्लीम करना चाहिए। मियां साहब ने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए, यानी जब एक प्रेशर आया मियां साहब के ऊपर, जब एटमी धमाका करना था, तो कम से कम उस दौर में एस्टेब्लिशमेंट ने किया हो, मियां साहब ने किया हो, मिलजुल के इन्होंने एटमी धमाके तो कर ही दिए थे ना। तो ये क्रेडिट जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त थे उन सबको जाना चाहिए। तो इमरान खान को भी बहुत सारी चीजों का क्रेडिट जाना चाहिए। मियां साहब को अपना दिल बड़ा करना चाहिए कि बहुत सारे काम इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे किए थे, जिनपे आजकल उनकी बेटी, उनका भाई जाकर अपने नाम की तख्तियां भी लगा लेते हैं बाद औकात। नादरीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि आइन और कानून सियासी जमातों को एहतजाज की इजाजत देता है, लेकिन वो सहूलत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मुयस्सर नहीं है, यानी ये इन्हें वो सहूलत नहीं दी जा सकती क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर 9 मई का इल्जाम है, ये राणा सनाउल्लाह ने कहा। तो मामला ये है कि कल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की किसी और पॉलिटिकल पार्टी से अगर लड़ाई हो जाएगी तो वो उनके ऊपर कोई भी इल्जाम लगाएं और वो ये कहें कि इनको हमने कोई जलसा जुलूस नहीं करने देना, कोई सियासी एक्टिविटी हमने इनको नहीं करने देनी, ये इलेक्शन जीतेंगे भी तो हमने इनको नताइज नहीं देने, तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? देखिए, 9 मई अपनी जगह पे है, वो अब एक कानूनी मामला है, वो अदालतों में चलने दीजिए, वहां पे सबूतों की बुनियाद के ऊपर फैसले होने दीजिए। अदालतें जाने और 9 मई जाने, आप सबूत ले आए, सीसीटीवी फुटेज ले आए, बाकी चीजें ले आए, शवाहिद ले आए, उसकी बुनियाद पे आप लोगों को सजा दिलवाएं। कई जगह पे लोग बाइज्जत बरी भी हुए हैं, कई जगह पे लोगों को सजाएं भी हुई है। तो 9 मई को खालिसतन एक कानूनी मामला रहने दिया जाए तो बेहतर है। अब इसकी बुनियाद पे आप ये तय नहीं कर सकते कि लोगों को यह हक ही नहीं है कि वो एहतजाज करें। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आप फर्ज कर लेंगे 9 मई में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग एहतजाज करने निकले भी, अव्वल तो तहरीके इंसाफ बड़ा कैटेगोरिकली कहती है, इमरान खान साहब भी, कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और सीसीटीवी चोरी जिन्होंने की है, सीसीटीवी फुटेज, वही इसके लिए जिम्मेदार है। और वो ये कहते हैं कि जानबूझकर नकाब पोश भेजे गए जिन्होंने तोड़फोड़ की है, हमारा तो इससे लेने देने ही कोई नहीं है, वो ये कहते हैं। लेकिन आप फर्ज कर लें कि अगर फिर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, तो करोड़ों उनके वोटर्स हैं, आप चंद हजार लोगों की बुनियाद के ऊपर कैसे फैसला कर सकते हैं? चंद 100 या चंद हजार लोगों की बुनियाद के ऊपर आप कैसे कर सकते हैं कि करोड़ों लोगों का आप हक ही छीन लेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये ज्यादती है जो राणा सनाउल्लाह साहब ने की। शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। मरवत साहब, जिन्हें इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से निकाल दिया था, उन्होंने दावा किया है कि जनरल फैज उनके ख्याल में रिटायरमेंट के बाद सियासत में मुदाखलत कर रहा था और उसने जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात भी की थी, जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत ने कहा कि एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम गिरफ्तार हुआ था। असल में ये गिरफ्तार नहीं हुआ था, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम जो है, इसको बाकायदा अगवा किया गया था 13 और 14 अगस्त की रात को 2024 में। फिर काफी दिनों के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद इसका पता चलता है और ये मिल जाता है, फिर इसकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। इसके ऊपर इल्जाम ये था कि इसने सहूलत कारी की है किसी गैर मुल्की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की शख्सियत की राब्ता करवाने में इमरान खान साहब के साथ, यानी इमरान खान साहब के किसी गैर मुल्की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की शख्सियत के साथ राब्ता करवाने में या मैसेजिंग करने में, पैगाम रसानी में सहूलतकारी की है इस डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। ये इसके ऊपर इल्जाम था। ये वाला इल्जाम तो आज तक कभी नून लीग ने भी नहीं लगाया। ये वाला इल्जाम तो आज तक इमरान खान के बदतरीन दुश्मनों ने भी नहीं लगाया कि जनरल फैज जेल में गया और जाकर इमरान खान साहब से मिला।
ये इल्जाम शेर अफजल मरवत साहब ने लगाया। अब इमरान खान साहब की मैं दाद देता हूं कि उन्होंने इतनी जल्दी कैसे पहचान लिया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालना जरूरी है या शेर अफजल मरवत से अपनी राहें जुदा करना बहुत जरूरी है। आप फर्ज करें अगर इमरान खान साहब को ताखीर हो जाती और इमरान खान साहब को पहले ही कहते तन्हाई में डाल दिया जाता और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब जो कहते रहते, हर एक को यकीन करना पड़ता और वो बात रजिस्टर्ड हो जाती। आज अगर शेर अफजल मरवत कोई बात करते हैं तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते। लोग कहते हैं कि इमरान खान ने क्योंकि इन्हें पार्टी से निकाल दिया लिहाजा अब ये बदला ले रहे हैं या गुस्से में है मरवत साहब। लेकिन अगर इमरान खान साहब इन्हें पार्टी से ना निकालते और कहते तन्हाई में चले जाते तो आज जो भी शेर अफजल मरवत कह रहे होते उसके ऊपर जो है वो पूरे आपके टीवी चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग और फट्टे और सब कुछ चल रहे होते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन शेर अफजल मरवत, इमरान खान साहब के करीबी साथी और वकील शेर अफजल मरवत ने यह भी कह दिया वो भी कह दिया। तो इमरान खान ने लकीली टाइमली इस बारे में फैसला कर लिया था। तारिक फजल चौधरी साहब ने एक बात की और ये बड़ी दुरुस्त बात है, मैं आपके सामने रख देता हूं। तारिक फजल चौधरी साहब ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि इस वक्त 10 कायमा कमेटियों के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो सरकारी गाड़ी, सरकारी स्टाफ और दूसरी तमाम सहूलियात इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ कमेटी के इजलास में नहीं आते। ये किस तरह का एहतजाज है? इस्लामाबाद क्यों आना है एहतजाज? तो पेशावर में हो सकता है। तो ये उन्होंने एक अजीबोगरीब बात की कि जनाब अगर आपने छोड़ दिया, आप आ ही नहीं रहे, आप काम ही नहीं कर रहे, तो फिर आप सहूलियत क्यों ले रहे हैं? देखिए ना, ये तो वैसे भी सरकारी वसाइल है और यही तो मुकदमा है पाकिस्तानियों का कि अगर आप काम नहीं करते तो फिर आप पैसे किस बात के लेते हैं। यानी 10 कायमा कमेटियों के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सरकारी गाड़ी भी नहीं वापस कर रहे, स्टाफ भी नहीं वापस कर रहे और दीगर तमाम सहूलियात भी इस्तेमाल कर रहे। अगर तहरीक इंसाफ ने चीजें वापस की तो मुझे बता दें, मैं अगले वीलॉग में कह दूंगा। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब ने यह इल्जाम आयद किया है कि ये सारी चीजें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले कुछ सहाफियों ने भी इस बात की निशानदेही की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरदीद नहीं की थी, बल्कि एक कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहब हैं, मैंने वो उनके करीब गाड़ी में जाके सहाफी ने पूछा भी था कि गाड़ी कब वापस कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया था। तो बात यह है कि ये गाड़ियां आप फिर किस कैपेसिटी में रख रहे हैं, ये स्टाफ आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, सहूलियात और मुराद आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप कायमा कमेटियों के इजलासों में जा ही नहीं रहे। अगर आपने इस्तीफे दे दिए तो सारी चीजें वापस कीजिए। इस्तीफे आपने दे दिए, काम आप वहां टकेगा नहीं कर रहे और चीजें और सहूलियत सारी आपने रखी हुई हैं, तो ये कौम का पैसा, हम गरीब लोग हैं, हम बहुत गरीब कौम है, बहुत एक एक रुपया हम जमा कर। एक तो हमें हुक्मरान ऐसे नालायक और नखट्टू मिले, वो पाकिस्तानियों का पैसा जाया कर देते हैं, ऊपर से अपोजिशन भी ऐसी मिली है कि वो भी बहती गंगा में हाथ धो लेती है। तो ये निशानदेही तारिक फजल चौधरी साहब ने ठीक की है, गो के खुद भी वो फॉर्म 47 के ऊपर मुंतखब होकर आए थे, लेकिन बात उन्होंने ठीक की है और ये ताना उनका बिल्कुल दुरुस्त है कि यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो तमाम चीजें वापस करनी चाहिए अगर उनके पास हैं तो। नाज़रीन, साले जाफिर साहब को जो एक अवार्ड देने का ऐलान किया गया, उसके बाद उन्हें टीवी चैनल पे पूछा गया कि आपने वो जो खबरें दी थी, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें आपने दी थी वजीर आजम के हवाले से, नवाज शरीफ को जब गिरफ्तार किया गया, शहबाज शरीफ को जब पकड़ा गया, तो बड़ी निजी किस्म की, बड़ी घटिया किस्म की खबरें थी जो आपने दी थी, तो आपने वो क्यों किया था? उन्होंने कहा जी मैं तो अपनी खबरों पे आज भी कायम। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात देखें कि मियां साहब के बारे में जो कुछ कहा, साले जाफर अपनी खबर पे आज भी कायम है, वो अपनी खबर पे डट गए और मियां साहब उन्हें अवार्ड देने पे डट गए। ये हुआ पता है क्या है? हुआ ये है कि कुछ लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुआ करते थे और कुछ लोग पीएमएलएन के साथ हुआ करते थे, ये आपस में कभी कभी लड़ते भी होते थे। तो ये एक दूसरे के सख्त मुखालिफ होने के बाद जब ये इकट्ठे हो गए ना, तो अब वो सारे लोग भी इनको तोहफे में मिल गए, जहेज में मिल गए सारे। अब उनको भी ना उनको जहर मार कर नहीं पड़ता है, यानी अब दवाई समझ के ये जहर पी लें तो इनको पीना पड़ता है बेचारों। तो ये हालात हैं। अब जो जो इनको नाम दिया जाता है ये उसको अनाउंस कर देते हैं कि जनाब ये भी है, इसका भी नाम जारी किया जाए। नाज़रीन, अमेरिका में सेंटकॉम ने, यानी अमेरिकन फौज ने एक नक्शा जारी किया है। ये नक्शा आप देखिए, और इस नक्शे की निशानदेही की है मुख्तलिफ हलकों ने, और उन्होंने ये बताया कि क्लैश रिपोर्ट ने भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया और कई लोगों ने कि ये जो नक्शा है ये मिडल ईस्ट का है और इसमें इसराइल को दिखाया गया है, गजा को या फलस्तीन को अलग से नहीं दिखाया गया। तो क्या इसके ऊपर हम बोर्ड ऑफ पीस में कोई एहतजाज करेंगे, कोई आवाज उठाएंगे कि अमेरिकन फौज की जानिब से, सेंटकॉम की जानिब से जो नक्शा जारी किया गया उसमें सऊदी अरब भी है, इराक भी है, जॉर्डन भी है और उसके बाद इसराइल भी, लेकिन गजा का यहाँ पे कहीं पे कोई निशान या नाम नहीं रखा गया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऐसा लगता है कि ये फैसला हो गया है कि अब गजा का वजूद नहीं रहेगा, गजा से तमाम फलस्तीनियों को निकाल दिया जाएगा और गजा को वैसा ही बनाया जाएगा जैसा प्लान जेरेड कुशनर का था, जिस प्लान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बात भी की थी। नाज़रीन, 3 ईरानी पायलट्स जो हैं उनका एक रोला पड़ गया, वो मिसिंग है। खबर यह है कि ईरान ने कतर पर इल्जाम लगाया है कि 3 ईरानी फौजी पायलट जो गए थे एक अटैक करने के लिए अमेरिका के ऊपर, अमेरिकी जो तनसीबात हैं उनके ऊपर वो अटैक करने के लिए गए थे
और 2 मार्च को दुश्मन के फौजी अड्डे के खिलाफ मिशन के दौरान कतर के ऊपर इनके तैयारे गिरे थे। और ये ईरान की जानिब से पहली बार अवामी सतह पर इस बात की तस्दीक की गई है कि वो जो 3 पायलट हैं वो जिंदा हैं और उन्हें कतर ने जो है वो अपने कब्जे में लिया हुआ है और उन्हें उनके खानदानों से रब्ता करने की इजाजत नहीं दी जा रही। और रेड क्रॉस पर जोर दिया कि वो इनसे मुलाकात करें और इनकी रिहाई को यकीनी बनाने में मदद करें। ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि ईरान ने यह दावा किया कि उसके 3 ऐसे पायलट हैं। जब वो अमेरिकन तनसीबात के ऊपर अटैक कर रहे थे तो वो पायलट उनके वहां पे कतर में उनके एयरक्राफ्ट गिरे और वो वहां पे उतर गए और उन्हें पकड़ लिया गया और वो अब कतर की हिरासत के अंदर है और वो उनके कब्जे में है, लेकिन उनकी खानदान से और कहीं पर रब्ता नहीं करवाया जा। नादरीन, सबसे पहले तो ये है कि निज़ाम पूरा का पूरा ही फंस गया। अब किसी को समझ नहीं आ रही कि निकलना कैसे, और जिस आदमी की वजह से फंसा है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 3 साल तक इमरान खान साहब का एक एक लम्हा रिकॉर्ड किया है, एक एक जुमला और एक एक चीज रिकॉर्ड की है। इतना ज्यादा अंडर ऑब्जर्वेशन में कभी भी किसी को नहीं रखा गया। बाकायदा इस काम के ऊपर ऑफिसर्स लगाए गए हैं कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को सुनो, रोजाना की बुनियाद पे इमरान खान को देखो, वो क्या करता है, क्या खाता है, कैसे बात करता है, किन चीजों पे गुस्सा करता है, किन चीजों पे गुस्सा नहीं करता। तो इमरान खान की शख्सियत को समझने में थोड़ी मदद मिले ताकि उसको शिकस्त दी जा सके। लेकिन एक एक लम्हा रिकॉर्ड करने के बावजूद, सारे तजर्बे करने के बावजूद, अपनी एक्सपर्टीज इस्तेमाल करने के बावजूद, निजाम को जो वाहिद बात समझ में आई वो ये है कि ये आदमी समझ से बाहर है, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये आदमी, और ये अब क्या करेगा, किस तरह करेगा, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आसाब की लड़ाई में मैंने आपको आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले कहा था कि जब भी कभी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आसाब की लड़ाई इमरान खान से लड़ेगी, 100 में से 100 मरतबा इमरान खान जीतेगा। वो आसाब की लड़ाई में इनसे कभी नहीं हारेगा, उसके आसाब बहुत मजबूत हैं। और ये बात पाकिस्तान में ये सिर्फ मिलिट्री जर्नैलों को समझ नहीं आएगी, ये दुनिया भर में जिन लोगों ने इमरान खान से पहले मुकाबला किया है वो भी इस बात को जानते हैं और इस बात की गवाही देते हैं। दुनिया के बेहतरीन स्पोर्ट्समैन कहते हैं कि हमने इस जैसे मजबूत आसाब का आदमी नहीं देखा। तो इमरान खान साहब को हराने का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा और अपने जीतने का कोई जुगाड़ लग नहीं रहा। यानी इमरान खान को कैसे हराएं? जब तक पब्लिक उसके साथ है आप उसको जबरदस्ती तो हरा सकते हैं, आप धांधली और 2 नंबरी से हरा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को हराने का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा और जाली हुकूमत बना के उससे मुल्क चलाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। यानी मुल्क चल ही नहीं रहा। तो बार बार करते ये है कि जाके इमरान खान को एक नई डील ऑफर करते हैं, हर थोड़े अरसे के बाद एक नई डील ऑफर करते हैं। डील क्या होती है? हर मरतबा कहते हैं जी आप इतना अरसा चुप रह जाएं, आप इतना अरसा साइड पे चले जाएं, आप इतना अरसा इंतजार कर लें, फिर इलेक्शन आ जाएगा, आप हमारी ये वाली बात मान लें, आप हमारी वो वाली बात मान लें। देखिए, रास्ता निकालने के लिए तो इमरान खान रास्ता निकालेगा। वो एक सियासतदान है, कोई रैम्बो फिल्म नहीं चल रही यहाँ पे, कोई कमांडो एक्शन फिल्म नहीं चल रही। वो एक सियासतदान है, वो सियासी तरीके से मसले का हल निकालेगा। इमरान खान को रॉकेट लॉन्चर लेकर जेल में नहीं बैठे हुए, ना इमरान खान ने बाहर आके कोई एटम बम का बटन दबा देना है, या ना इमरान खान ने कभी क्लाशनकोफ लेके, वो अच्छी तरह मुझे याद है इमरान खान साहब ने ये बात हमें 1 मरतबा से ज्यादा मरतबा बताई और ये शायद आपने कभी सुनी भी होगी कि कराची में जब बहुत सारी मुसल्ला जमातें होती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एकदम कराची में ऊपर जा रही थी, तो इमरान खान साहब को यह मशवरा दिया गया और बार बार दिया गया कि हमें भी अपने कुछ मुसल्ला लोग रखने चाहिए, कराची में अब सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने कहा था कि अगर हमने मुसल्ला विंग बना लिया तो हम कराची को कभी आजाद नहीं करवा पाएंगे। वो इस बात में मानता ही नहीं है, हथियारों में वो इस बात में मानता ही नहीं है। हाँ, वो स्ट्रगल के अंदर मानता है, जिद्दोजहद के अंदर मानता है, जमहूरियत में और बातचीत में मानता है। तो इमरान खान ने तो बाहर आके भी टेबल पे ही बैठना है, कोई उसने बंदूक तो चलानी नहीं। अब टेबल पे बैठने के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास ना ये इमरान खान को फेस कर सकते हैं, ना उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। ये इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, और बहुत सारे लोग हैं, हसान न्याजी की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते, यास्मीन राशिद का सामना नहीं कर सकते, ये सनम जावेद का सामना नहीं कर सकते। मैं एक आम सा आदमी हूं, मेरी आंखों में आंखें डाल के इनमें से कोई भी नहीं देख सकता, जितना मर्जी बड़ा ऑफिसर हो। क्या करेगा? शर्मिंदा होगा और क्या होगा। तो इमरान खान ने इनको दीवार के साथ लगा दिया। अब ये उसको डील देते हैं बार बार कि किसी तरह को डील मिल जाए जिससे हमें फेस सेविंग मिल जाए। इमरान खान उसके ऊपर मानने को तैयार नहीं है। अब रास्ते सिर्फ 2 बचे हैं हमारे पास, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। नंबर 1 ये है कि या तो एस्टेब्लिशमेंट तौबा कर ले और पाकिस्तान में नए इलेक्शन करवाए और पाकिस्तान को नॉर्मल मुल्क की तरह चलने दे, और जो जाली निजाम बनाया हुआ है उसको सहारा देना बंद कर। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका यह है कि अवाम बाहर आए और सूरत-ए-हाल को अपने कंट्रोल में ले ले, और यही सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट से जबरदस्ती करवा ले कि जनाब पीछे हट जाए, आपका कोई ताल्लुक नहीं है,
आप जाली निजाम को सहारा नहीं दे सकते और इलेक्शन होने दें, पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवाया जाए और आप तौबा तायब करके साइड पे हो जाएं।